Hello everyone. Today we are discuss the new topic and the new unit which is elasticity. हिंदी में बोले तो प्रत्यास्थता। ये आपके पास जो मैकेनिक्स की बुक है, जो फर्स्ट पेपर है आपका, मतलब बीएससी में, उसकी यूनिट नंबर 4 है इलास्टिसिटी। इसको हिंदी में हम जो है प्रत्यास्थता भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर डिस्कस किया है, पढ़ा है वहाँ पे आपने अच्छे से। तो ज़्यादा इसमें यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, बस थोड़ा 2-3 फॉर्मूले आपको डिराइव कर रहे हैं और बाकी सब वही है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी की थी। तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता को समझने से पहले हमें एक छोटी सी डेफिनेशन को समझना होगा और वो चीज़ समझनी होगी, वो चीज़ होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक रिजिड बॉडी। इन डेफिनेशन रिजिड बॉडी, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी बोले तो दृढ़ पिंड या दृढ़ वस्तु जिसको हम कहते हैं। होता क्या है, देखिए नेचुरली क्या होता है, हम अपने नेचर के हिसाब से देखें। जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर से बल लगाते हैं, मतलब बाहरी बल जिसको कहते हैं, उसको खींचते हैं, तो खींचा भी उसको जाएगा जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी होगी, मतलब क्या कहना है, फैलने की प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी, खींचने की प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी शेप और साइज में चेंज आने लगता है। लेकिन हम एक ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं जिसमें हम बाहर से फोर्स लगाएं, बाहर से बल लगाएं, लेकिन उसका शेप भी ना बदले, यानी उसका आकार जैसा है वो भी वहीं का वहीं रहे और उसका साइज भी ना बदले। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर हम देखें नेचर में ऐसा है पॉसिबल, तो ऑल ऑफ देम अगर देखा जाए तो ऐसी बॉडी पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें स्टोन की बात करें, पत्थर की बात करें, बच्चे सोचते हैं कि पत्थर शायद दृढ़ पिंड हो। दैट्स लाइक कि अगर हम उसको दबाते हैं, अगर अपने हाथ से दबाएं, पत्थर को दबेगा नहीं ना, उसकी शेप चेंज होगी। But due to gravitational force and any other extra force which is present in the nature, आप देखेंगे कि आप पत्थर का भी आकार बदलता है, उसकी भी शेप चेंज होती है कुछ समय के बाद, वो एकदम एक जैसा नहीं। तो बात इफेक्टिव ऑफ द फोर्स विच इज प्रेजेंट इन द नेचर, जो नेचर में बल उपस्थित हैं उनके कारण से ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसा तो मतलब ये है कि कभी ना कभी तो हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाहर से फोर्स लगाने पर फर्क तो पड़ रहा है, भले बाद में पड़ रहा है। तो इन प्रैक्टिस अगर हम देखें, कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी है क्या? डेफिनेशन तो सुननी पड़ेगी हमको, मानना तो पड़ेगा। रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिस पर बाहर से हम फोर्स लगाएं, लेकिन उसका ना तो बदले शेप और ना बदले उसका साइज, यानी ना बदले उसका आकार और ना बदले उसका आयतन, यानी और भी शेप साइज भी कह सकते हैं। शेप ये बने आकार होगा, शेप एंड साइज, ठीक है। मतलब जैसे वो गोल है तो वो गोल ही रहे, समझ रहे? इतनी लंबी है तो इतनी लंबी रहे, साइज से मेरा कहने का मतलब है। तो डेफिनेशन देखिए, दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। अ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड। एक वस्तु रिजिड यानी दृढ़ कहलाएगी यदि शेप, इफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इंपॉर्टेंट टर्म, यानी कि अगर उस वस्तु का जो है बाहर से बल लगाया, ना तो उसका शेप बदला ना उसका साइज बदला, तो उस बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड। क्लियर? अब हम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलास्टिसिटी? आपने बहुत सारी बॉडीज ऐसी देखी होंगी नेचर में भी, अपने प्रैक्टिस भी। जैसा आप फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में रबड़ का एग्जांपल लेके चलिए आप, जो मतलब नॉर्मल रबड़ बैंड होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप उसको मतलब आपने तोड़ के उसको खींचा, खींचने से क्या होगा कि खींचने की प्रॉपर्टी उसके अंदर है भाई, वो बड़ा उसका स्ट्रेचेबल जिसको कहते हैं। इलास्टिसिटी का मीनिंग इलास्टिक से है, इलास्टिक मतलब खींचावपन, जिसके अंदर बॉडी के अंदर खींचावपन है, वो इलास्टिसिटी वाली बात होगी। तो उस रबड़ को जब हम खींचते हैं, खींचने के बाद छोड़ते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल साइज में आने की कोशिश करती है। भाई जैसे वो पहले थी वो सोचती है कि मैं मतलब वापस पहले की तरह हो जाए।
तो ऐसा मतलब जो है कि होता है नेचुरली, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो बॉडी बिल्कुल जब हमने उसको खींचा और फिर छोड़ा तो वो बिल्कुल उसी साइज में आ जाएगी जैसे मैं स्टार्टिंग में थी, वो सब कुछ सेम उसका वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा कहना हमारी भूल है, क्योंकि ऐसा बहुत कम चांस है कि होगा। ऐसा कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डायमेंशन में चेंज आ ही जाता है, लेकिन वापस वो लगभग लगभग अपने आकार में आ जाती है। इसमें इलास्टिसिटी के बाद हम परफेक्टली और नॉन परफेक्टली की बात भी करेंगे। तो इलास्टिसिटी क्या है? किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें हम बाहर से बल लगाकर उसको शेप और साइज को बदलें। हमने बाहर से बल लगाया, रबड़ को खींचा, उसका शेप बदल दिया, साइज बदल दिया, शेप साइज बदल दिया, फिर उस पे से वो फोर्स जब हटाएं तो वो वापस अगर उसी साइज उसी शेप में आ जा रही है, तो जो ये प्रॉपर्टी वस्तु के अंदर आ गई, ये गुण जो वस्तु के अंदर आ रहा है, यही कहलाएगा इलास्टिसिटी। ये क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी कहलाएगा। क्लियर? यानी प्रत्यास्थता। और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, उस फोर्स का नाम, वो फोर्स क्या होगा? उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। डेफिनेशन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। इट रिकवर्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, वापस वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिकवर हो जाएंगे व्हेन एक्सटर्नल फोर्स रिमूव्ड, यानी जब उस पे से एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर रहे, हटा रहे, तो वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए। इस कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी वो प्रॉपर्टी जब हम वस्तु से बाहर का फोर्स हटाएं और वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाए, तो वही प्रॉपर्टी का इलास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी को प्रत्यास्थता ऑफ द बॉडी एंड द फोर्स अप्लाई ऑन इट, तथा उस पर लगने वाला जो बल है इस कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल कहलाता है। फॉर एग्जांपल रबड़ का, स्टील ले, बहुत सारे एग्जांपल है। मेटल में कुछ मेटल स्पीसीज होते हैं जिनमें हम बार लटका के उसके इलास्टिसिटी उसके खिंचाव कर सकते हैं, या मॉडुलस वाला कांसेप्ट आता है। ये था आपका इलास्टिसिटी। अब देखिए, आपको ये बता उसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। दो तरह की बॉडी, हम इलास्टिसिटी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, नॉन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यानी आदर्श प्रत्यास्थता वस्तुएं और अनादर्श प्रत्यास्थता वस्तुएं। कुछ बॉडीज की बात हम करेंगे आदर्श प्रत्यास्थता वस्तु, जिसको बोल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होती है जिस पर हमने बाहर से फोर्स हटाया और वापस वो बिल्कुल एकदम 100% अपने ओरिजिनल साइज में आ जाए और ओरिजिनल शेप में आ जाए, वो होगी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और जो ऐसा नहीं कर रही, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, जिसमें बाहर से फोर्स हटाया फिर वापस तो आई अपने साइज में, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ गया, तो वो होगी नॉन परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, यानी अनादर्श प्रत्यास्थता वस्तुएं। और आपको अगर बताएं तो आइडियल जो चीज होती है, अभी आप परफेक्ट का मतलब क्या होता है? आदर्श। और आदर्श चीजों को हम केवल एज्यूम करते हैं, मानते हैं, उसकी तरह करने की कोशिश करते हैं, वो होती नहीं है। तो ऐसी कोई भी बॉडी पॉसिबल नहीं है कि वो इलास्टिक आइडियल इलास्टिक बॉडी, मतलब कि इसमें आइडियल वाला पोर्शन है, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी वो हो। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट जो आप बोलते हैं, परफेक्ट का मतलब भी आदर्श होता है और आइडियल का मतलब भी आदर्श ही होता है। तो यहाँ पे आपने डिस्कस किया पहले रिजिड बॉडी, उसके बाद इलास्टिसिटी। अब एक नया टर्म जो आ रहा है उसको समझते हैं, वो टर्म जरा आप देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको देखिए। सबसे पहला है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? देखिए, जब आप किसी बॉडी को खींचते, आपने रबड़ को खींचा, आपने देखा होगा कि रबड़ को अगर आप एक हद से ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगी, टूट जाती है। तो जहाँ पे वो टूटते हो ब्रेकिंग फोर्स होता है उसका, ठीक है, भंजक बल भी जिसको बोलते हैं। तो किसी बॉडी को अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा खींच देते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा खींच देते हैं तो वो बॉडी टूट जाती है। इसी के एग्जाम्पल आपने रबड़ का, रबड़ ज़्यादा खींच सकती है, स्प्रिंग को और ज़्यादा खींच सकता है, आप खींच सकते हैं ना। तो हर बॉडी में ये वैल्यू अलग अलग होती है, विच इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा। यानी किसी बॉडी की वह लिमिट या वो लिमिट जिसमें बॉडी के अंदर यानी वस्तु के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी यानी प्रत्यास्थता का जो गुण है वो रहता है, जब तक वो कहलाती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। जब रबड़ एक हद से ज़्यादा खींच जाएगी तो टूट जाएगी, तो वो वापस रीशेप नहीं हो सकती वापस, तो वो क्या होगा? आपका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से बाहर चली गई, उसकी लिमिट खत्म होगी। स्प्रिंग है, जैसे आप क्या करते हो, आपके जो पेन का स्प्रिंग है, आप पेन के पीछे की स्प्रिंग होता है उसको देखना, आप थोड़ा सा खींचोगे तो वापस रीशेप हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हद से ज़्यादा खींच दोगे अगर आप, तो वापस रीशेप में नहीं आएगा।
तो इसका मतलब उसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जो थी वो उससे बाहर जा चुका है, उसके अंदर अब इलास्टिसिटी का गुण यानी प्रॉपर्टी नहीं रही। तो हर बॉडी के अंदर ही प्रॉपर्टी अलग अलग, ये लिमिट जो होती है वो अलग अलग होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा। तो डेफिनेशन देखिए, द लिमिट ऑफ अ बॉडी, किसी वस्तु की वह सीमा विद इन द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी यानी गुण है, टू बी रिमेन्स इन द बॉडी, यानी जो बॉडी में वो रिमेन यानी बना रहता है, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी वो उस बॉडी की क्या कहलाती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। क्लियर? तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर ही हम जितने भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जितने भी डेरिवेशन हम करेंगे, सारे के सारे डेरिवेशन इस लिमिट के अंदर ही मान रहे हैं हम, उससे बाहर वो डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में रहकर ही हम सारे लोग डिस्कस करेंगे, सारे डेफिनेशन, सारे फॉर्मूले जो भी डिस्कस होंगे सब विद इन इलास्टिसिटी की लिमिट में होंगे। क्लियर? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक नया कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, स्ट्रेन। डेफिनेशन है स्ट्रेन, स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति। आई होप कि आपने इसको क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप उसको एक बार जो है वहाँ से भी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी डेफिनेशन को देख सकते हैं। वहाँ पे टाइप्स भी आपने पढ़े हैं किस किस टाइप की स्ट्रेन होती है। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए डेफिनेशन देखिए, द रेशियो ऑफ द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी किसी बॉडी को आपने खींचा, मान लो वो 10 मीटर की थी, आपने उसको खींच के 12 मीटर कर दिया। कितना कर दिया? 12 मीटर कर दिया। कितना चेंज आया बॉडी के इसमें, लेंथ में कितना चेंज आया? 2 मीटर का। तो चाहे वो लेंथ में हो, लेंथ में तो कुछ और नाम देंगे भी बता, लेकिन चेंज बता रहे, तो लेंथ में कितना चेंज आया? 2 मीटर का। तो चेंज इन द लेंथ 2 अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी थी? 10, तो 2/10 1/5। यूनिट पूछनी होगी कि ऊपर भी मीटर, नीचे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। यानी कि जितना हम चेंज आ रहा है उस चीज के अंदर वो ऊपर रखेंगे और जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो नीचे। तो हम स्ट्रेन जो फॉर्मूला डिफाइन करेंगे स्ट्रेन का, विकृति, विकृति इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, यानी कि विमा में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि जो उसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है, वो डायमेंशन, ठीक है, प्रारंभिक जिसको हम कह सकते हैं प्रारंभिक विमा। अब डायमेंशन क्या होते हैं, व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या होती है बॉडी की? 2-3 डायमेंशन होती है। या तो आप बॉडी की क्या करेंगे, लेंथ बढ़ा सकते हैं। लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, 2-3 चीजों फर्क पड़ता है, एरिया फर्क पड़ जाता है और वॉल्यूम पे फर्क पड़ जाता है। तो लेंथ का डायमेंशन का मतलब है यहाँ तो आप बढ़ाओगे उसकी लेंथ और यहाँ बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम। यहाँ पे हम दो चीज को डिस्कस करेंगे। और एक और होता है थीटा, एंगल, एंगल पे भी चेंज हो जाता है, एंगल पे बॉडी डिस्प्लेस कर देते हैं हम वो। अब समझिए ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। नंबर 1 स्ट्रेन, सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अगर हम बॉडी की लेंथ बढ़ाएं, केवल लेंथ की बात करें, यहाँ पे तीनों चीज आ रही है, लेंथ भी आ रही, वॉल्यूम भी आ रही, थीटा भी, क्योंकि तो नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, इसके टाइप्स पे जा रहा हूं। अगर हम लेंथ में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं? लेंथ में, तो क्या होगा? डेफिनेशन के साथ ही मैं यहीं पे फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं, डेफिनेशन आप खुद देख सकते हैं। जहां पे आपने लिखा ना चेंज इन द डायमेंशन, तो आप क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ द चेंज इन द डायमेंशन, क्या लिया आपने इस बार? लेंथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन की जगह क्या आ जाएगा? लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ कितनी मानी आपने? L, ठीक है, और चेंज कितना आएगा उसको मान लेते हैं डेल्टा L। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? तो इसका आप यहीं से डेफिनेशन देख लेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा सा इसलिए बताया जा रहा है, आपको थोड़ा सा याद रहे, वैसे इतना खास मतलब पूरा डीप में नहीं जा रहा है इसमें। देखिए डेल्टा L अपॉन L, यानी चेंज इन लेंथ कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति। अगर हम बॉडी का आयतन यानी वॉल्यूम चेंज कर दें तो वो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नॉर्मल। तो आप क्या करेंगे? द रेशियो ऑफ द चेंज इन द डायमेंशन, इस बार डायमेंशन क्या ले रहे हैं आप? विमा क्या ले रहे हैं? आयतन यानी वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन V। क्लियर? लास्ट है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन को समझने के लिए आपको एक डायग्राम की मदद से हम शेयर स्ट्रेन समझें, क्योंकि ये नया टॉपिक है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी पढ़ा आपने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पढ़ा है। शेयर स्ट्रेन को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाते हैं, ठीक? तो देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट शेयर स्ट्रेन, जिसको हम शेयरिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद इस डेफिनेशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले डायग्राम समझिए।
आपके पास एक क्यूब था पहले ABCDEFG। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को फोर्स तो लगा रहे हैं उस पर, लेकिन उसका कुछ पोर्शन फिक्स कर दें, क्या कर दें, फिक्स कर दें, फिर उस पर फोर्स लगाएं। तो देखिए क्या हुआ, मैंने इसका नीचे का पोर्शन फिक्स कर दिया, ये वाला पोर्शन देखो जिसमें मैंने लिखा ना फिक्स, ये नीचे वाला फिक्स कर दिया, इसको निश्चित कर दिया, इसको हिलाना नहीं है। तो क्या होगा, जब मैं इस पे इस तरफ से टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, यानी कि इस पर से देखिए बल लगाऊंगा इस तरफ से, तो बॉडी ऊपर से स्ट्रेच होगी। समझ रहे मेरी बात कैसे, मतलब हल्का सा बॉडी ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी ना, ऐसे नीचे का तो हिस्सा वहीं रहेगा, तो ऊपर ऊपर से बैंड हो जाएगी। जैसे कि आप मतलब समझ सकते हैं कोई ऐसी आपके दिमाग में कोई ऐसी बात, ऐसा क्यूबिक पोर्शन बन रहा हो कि जैसा जहाँ पे ऐसा होता है, जैसे आप नीचे का हिस्सा फिक्स करें तो ऊपर से मूव हो जाए आराम से, ठीक है। तो ये वाला केस, अब देखिए क्या हुआ, जब आप इसको ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ये हिस्सा तो फिक्स है, तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रोटेट हल्का सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे झुक जाएगा ना। तो झुकने के बाद क्या होगा, ए वाला पोर्शन पहुंच जाएगा ए डैश पे, बी वाला पहुंच जाएगा डी डैश पे, बी वाला पहुंच जाएगा बी डैश पे, सी वाला पहुंच जाएगा सी डैश पे। जब ये ऐसे पहुंचेगा तो ये एंगल बनेगा, ठीक है, जितना एंगल यहाँ बनेगा इतना एंगल यहाँ बनेगा बेटा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे शेयर का मीनिंग जो है एंगल से है बेटा, शेयर का मतलब है एंगल से। यहाँ पे ऐसा कि आप शेयर स्ट्रेन का मतलब है विकृति, शेयर विकृति जिसको देखेंगे तो वो है क्या एक्चुअल में, वो ये जो थीटा एंगल चेंज आया बॉडी में, इस वस्तु में थीटा एंगल का जो चेंज आया, ये थीटा, यही कहलाती है शेयर स्ट्रेन। क्या कहलाती है, शेयर स्ट्रेन, और इसी को बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। इसकी डेफिनेशन समझिए क्या है, ये एंगल थीटा निकालना मतलब देखिए, द एंगल थीटा थ्रू व्हिच अ लाइन CF, एक या तो आप इससे डेफिनेशन दे दीजिए या चाहे इससे दे दीजिए, मर्जी आपकी, मैंने इस वाली डेफिनेशन से दिया है। देखिए ये लाइन CF है और ये एंगल थीटा है, तो द एंगल थीटा थ्रू व्हिच अ लाइन CF लाइन जिस एंगल से इनिशियली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस, जो शुरुआत में फिक्स्ड सरफेस जो नीचे बना हुआ है तल, उस पे परपेंडिकुलर थी पहले से, 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, वो जितना एंगल घूमी है, टर्न हुई है, इस टर्न घूमना इस कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन भी इसको कहते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मतलब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम जब किस बॉडी पे ऊपर से एक सरफेस को फिक्स करके फोर्स लगाएं, टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, तो वो बॉडी जो है अपनी पोजीशन से मूव होगी, ऊपर से मूव होने पर क्या होगा, कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल ही क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो देखिए, फॉर्मूला कैसे बनाएं, फॉर्मूला देखिए कैसे, इस ट्रायंगल को देखिए बेटा, ट्रायंगल CFC डैश, tan थीटा निकालिए बेटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है CC डैश अपॉन बेस क्या होगा CF। इफ थीटा इज स्मॉल, मान लो थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो जब थीटा छोटे होते हैं तो उनसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन छूट जाते हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, थीटा के ही बराबर आ गई, यही आपकी शेयरिंग स्ट्रेन, क्लियर। अच्छा अगर आप एक्चुअल में वैल्यू देखें आया क्या, व्हाट इज दिस CC डैश, व्हाट इज CC डैश, CC डैश जितना जो है इनिशियल वैल्यू से चेंज आया, यानी ये यहाँ से पहले तो जीरो डिस्टेंस पे थी, अब ये डिस्टेंस कितना आ गया धक्का देने के बाद, इसे फोर्स लगाने के बाद, अपॉन CF, व्हाट इज CF इज द हाइट ऑफ द, या तो आप इसको इसकी हाइट कह सकते हैं CC डैश की, ठीक है, परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी वैल्यू बोल सकते हैं या तो, ठीक है, या क्यूब की साइड भी बोल सकते हैं, क्यूब है तो क्यूब की साइड है, तो इस तरह से जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो थीटा है, ये CF जो एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, CC डैश का फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस, फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस। तो जो चेंज आया बॉडी में लेंथ में CC डैश अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, फिक्स्ड सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसके अनुपात में निकल कर आ रहा है, वही क्या कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेन कहलाता है, क्लियर होगी बात, स्ट्रेन हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है, वो भी आपको बता देते हैं थोड़ा, स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल की डेफिनेशन क्या आती है देखिए ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, per unit area of the body, the force acting on a per unit area of the body is called stress,
इज कॉल्ड स्ट्रेस। कैसे? तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको क्रॉस सेक्शन एरिया भी आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर हम स्ट्रेस की डेफिनेशन यहां से बनाते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स हो गया F एंड एरिया हो गया A। यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर। अभी जो मैंने आपको स्ट्रेन पढ़ाया, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी वही वैल्यू आती है, नीचे वही वैल्यू आती है, तो कट जाती है। ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है, फोर्स अपॉन एरिया। दिस द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन, यानी पर यूनिट एरिया। अगर मैं एरिया की वैल्यू कितनी ले लूं? 1 ले लूं, तो कितना फोर्स लगेगा? तो जितना जो एक, अगर इसको 1 रख देंगे तो स्ट्रेस इक्वल टू F आ जाएगा। यानी पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है बॉडी के, वही क्या कहलाता है? उसका स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आपके सामने, वो देखिए जरा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हुक्स लॉ, हुक का नियम क्या है? देखिए इसका स्टेटमेंट है, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, within the limit of elasticity, stress is directly proportional to the strain। यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना उस पे स्ट्रेस लगेगा उतना ही उसकी विकृति यानी कि स्ट्रेन में स्ट्रेन होगी। तो क्या होता है? हुक्स लॉ देखेंगे इसका न्यूमेरिकली, इस फॉर्मूले को, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। देखिए कोई भी अगर लॉ याद रखना हो आपको तो सिंपल उसका फॉर्मूला याद रखना होगा, स्टेटमेंट अपना पड़ जाता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल, तो जब यहां से कांस्टेंट लेंगे तो स्ट्रेस इक्वल टू E, यहां पे कांस्टेंट आता है E स्ट्रेन, तो E की वैल्यू क्या आ गई? Stress upon strain. What is the E? Where E is called coefficient of elasticity, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है। E is called the coefficient of elasticity। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, या इलास्टिसिटी, मैंने कहा था आपको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में बात करेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा उससे। तो अगर इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर बात करें तो द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। द स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, द स्ट्रेस इक्वल टू E टू स्ट्रेन, E इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता गुणांक। हाँ, इसमें देखिए जो आपने कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, इसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। बात नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं और या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए आज का लेक्चर फिलहाल इतना ही। कल हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे यही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हुक्स लॉ भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कल से डिस्कस करेंगे उनको। आज आपके लिए क्वेश्चन घर से आपने इलास्टिसिटी समझा। इलास्टिसिटी क्या होता है? किसी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर्टी जिसमें बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिसको फोर्स हटाए तो वापस वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है। तो इस क्वेश्चन पे आपसे एक मतलब ये जो आपको समझा, इससे क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द मोर इलास्टिक एंड व्हाई, इनमें से दोनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक है और क्यों? स्टील और रबड़, यानी स्टील और रबड़ में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों है?
दोनों में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है, इसका आंसर आपको देना है और क्यों। प्रत्यास्थ का मीनिंग आपको समझना है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, तो आपने समझ लिया, पर मोर इलास्टिक और क्या होते हैं, मतलब किसको हम कह सकते हैं ज़्यादा इलास्टिक और किसको कम। क्या इलास्टिक का मतलब खींचना होता है, जो ज़्यादा खींच गया वो मोर इलास्टिक, ये क्या ये मीनिंग होता है। तो आप जरा सोचिए इस क्वेश्चन के ऊपर, फिर कल आपको इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।